All right, so let's start with a quick recap of what we have done yesterday. So I will not go into theory of what we have done yesterday because it is at this moment we have revised already twice. Like in Newton's law of viscosity of आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए. तो आइडिया बहुत सिंपल था यहाँ पे. The idea was कि as I told you, as we know, any liquid can be assumed to be made up of number of layers. तो जब लिक्विड फ्लो होगा एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा, मतलब वन लेयर ऑफ लिक्विड इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अदर, मतलब वहां पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको आपने विस्कस ड्रैग बोला है या फिर विस्कस फोर्स बोला है या फिर ड्रैग, सिंपल लैंग्वेज में ड्रैग भी बोल सकते हो. तो ये विस्कस फोर्स कितना होता है दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between layers is given by is proportional to area of the layer. जितना बड़ा लेयर होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा और ये ऑब्वियस भी है, राइट. एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू velocity gradient. So that is Newton's law. So Newton's law tells you that for a streamline flow the viscous drag acting between any two layers या फिर acting on a given layer of liquid is proportional to area of the layer and it is proportional to velocity gradient dv by dx. Therefore force is equal to some constant of proportionality eta जिसको हमने बोला है coefficient of viscosity a dv by dx. So therefore you have eta as f upon a dv by dx. So eta, which is coefficient of viscosity, can be defined as viscous drag per unit area पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, और हमने कल इसका ऐसा यूनिट भी देखा था. सो ऐसा यूनिट कैन बी इजीली फाउंड आउट बिकॉज फोर्स न्यूटन में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, डीवी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, डीएक्स मतलब मीटर में होता है. कैंसिल कैंसिल, और ये सेकंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा. तो यू हैव न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एज ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फिर हमने डायमेंशंस भी निकाले थे. डायमेंशंस ऑफ एटा मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स. फोर्स के डायमेंशंस थे m1 l1 t-2. एरिया के डायमेंशंस थे l2. dv मतलब वेलोसिटी वाज l1 t-1 एंड अपॉन dx मतलब डिस्टेंस l1. कैंसिल कैंसिल, तो वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट एज m1 l-1 t-1. दिस वर द कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो यहाँ तक हमारा कल हुआ था. तो आइडिया ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको बेसिकली दो लेयर्स के बीच का या फिर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ गिव्स यू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बेसिकली विस्कस ड्रैग. नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टोक्स लॉ. डिफरेंस क्या है मैंने आपको कल बताया था. डिफरेंस ये है दैट इन स्टोक्स लॉ यू हैव लेट अस से अ फ्लूइड. ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट पे है. ओके, हमारे पास एक कंटेनर है, हमने कंटेनर में एक फ्लूइड को फिल कर दिया. सो वी हैव फिल्ड अप अ फ्लूइड समथिंग लाइक दिस. So we have a fluid which is filled over here. And obviously you can assume this fluid, even though ये fluid rest पे भी होगा तो भी, even though it is at rest, you can assume the fluid is made up of layers. सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोई भी लेयर मूव नहीं हो रहा. So the fluid at rest can also be assumed to be made up of layers. Okay, only thing is layers here are not moving because fluid is at rest. Okay, so now what happens is, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ा है intentionally, that's on intention. तो basically अब क्या होगा, if I have a metallic ball, metallic sphere है अगर मेरे पास और मैंने metallic sphere को ड्रॉप कर दिया. So this metallic ball, this sphere will fall through liquid
जब ये लिक्विड से फॉल होगा तो एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी, यहाँ पे भी ले सकता था मैं, यहाँ पे भी ले सकता था, आई कैन टेक इट एनीवेयर, तो एट एनी पॉइंट इस बॉल पे, इस मेटालिक स्फीयर पे एक फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू विस्कोसिटी। सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि स्टोक्स लॉ में आप विस्कस फोर्स की बात करते हो, न्यूटन्स लॉ में भी आप विस्कस फोर्स की बात करते हो। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ में फ्लूइड मोशन में है तो विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड है। यहाँ पे एक बॉल जो है वो इट इज फॉलिंग थ्रू लिक्विड एंड व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉल। तो यहाँ पे हम ये जो बॉल है उस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस है। हियर यू आर टॉकिंग अबाउट विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ मेटालिक स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। तो स्टोक, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, viscous force acting on this metallic sphere of radius r is proportional to radius of the sphere. It is proportional to velocity of the sphere through the medium. उस fluid में उस sphere का क्या velocity है उस पर depend करेगा, and it is also proportional to coefficient of viscosity of fluid. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, ये वाटर के लिए अलग होता है, ये केरोसिन के लिए अलग होता है, ये मर्क्यूरी के लिए अलग होता है, ये सिरप के लिए अलग होता है। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम is directly proportional to number 1, radius of the sphere, number 2, velocity of the sphere through the medium, number 3, coefficient of viscosity of the medium. Okay, and one important thing is this viscous force is directed upwards, मतलब ये जो viscous force है ये मोशन को अपोज करता है, तो इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बॉल जो है, स्फीयर जो है वो नीचे फॉल हो रहा है, विस्कस फोर्स अपवर्ड होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगला टॉपिक अगर आपको समझना है तो विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्टेड होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, तो तीनों को मैं, तीनों के तीनों रिलेशंस को मैं साथ में लिख लेता हूं। तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा वी आर, देयरफॉर viscous force is some constant 6 pi eta rv। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा है 6 पाई। ये 6 पाई ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 पाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सो दिस 6 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बट इट इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिकली। तो जो वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करते हो उसको एम्पेरिकल वैल्यू बोलते हैं। So 6 pi is constant of proportionality, which is nothing but empirical value. Okay, so simple सा law है ये, Stokes law is extremely simple. So let us note it down. अगर Stokes law समझेगा, only in that case you will be able to understand next topic. तो Stokes law आपको पता होना चाहिए. So let us write down statement of Stokes law, which is very simple. तो हमको क्या बताता है ये स्टोक्स लॉ, क्या बताता है? The viscous force Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium, is directly proportional to number 1, radius r of the sphere, number 2, velocity v of the sphere
through the medium. And number 3, तो देखो ये दो पैरामीटर जो है R और V, they are related to sphere, not with the fluid. रेडियस R किसका? स्पीयर का. वेलोसिटी किसका? स्पीयर का, क्योंकि फ्लूइड तो रेस्ट पे ही है वैसे भी. नंबर 3, it is proportional to coefficient of viscosity of medium. Coefficient of viscosity eta. Viscosity eta of the medium. तो सिर्फ जो तीसरा पैरामीटर है ये फ्लूइड का है बेसिकली. So therefore viscous force Fv is proportional to eta Rv. Therefore Fv equal to 6 pi eta Rv, where 6 pi is empirical constant of proportionality. Empirical मतलब values obtained from experiment. So it is empirical constant of proportionality. That's it. So this is all you need to know about Stokes law. इससे ज़्यादा हमको पता होने की ज़रूरत नहीं है. एक चीज पता होनी चाहिए, last thing, that this force is in the upward direction. Viscous force acting on the sphere is directed upwards. This is really important. Okay, अब अगर आपको इतना पता है तो we can move toward next topic, and next topic is terminal velocity. By the way, before we talk about what is terminal velocity, इसका इक्वेशन भी डिराइव करना है, थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है, तो आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वेशन से पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अपथ्रस्ट. आप उसको बाय द वे बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हो या फिर अपथ्रस्ट. सिंपल एग्जांपल, आपने अगर किसी भी एक बॉडी को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में रख दिया, तो लिक्विड में उस बॉडी का वेट लेस अपीयर होता है. सो द ऑब्जेक्ट is lighter in water compared to in air. Example, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ आपने, है ना, तो हमको उसको उठा के फेंकना है, बट वो हट्टा कट्टा है, कर नहीं पा रहे, तो स्विमिंग पूल में लेके जाओ. क्यों? स्विमिंग पूल में आपको ये अपथ्रस्ट हेल्प करेगा. क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन वाटर, उस पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है. तो इसका मतलब नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है. एयर में तुम जब कोशिश कर रहे थे तो उठा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो आपका फ्रेंड हट्टा कट्टा था. फिर स्विमिंग पूल में लेके गए तो वाटर भी हेल्प कर रहा है उसको उठाने में. तो द आइडिया इज, whenever any object is inside liquid, let's talk about water. Whenever it is inside water, there is a force which is in the upward direction. That is called as force of buoyancy, buoyant force, या फिर upthrust. Up मतलब upward, thrust मतलब force. Okay, so let me take an example. हमारे पास, let's say we have a beaker. हमारे पास एक beaker है, ड्रॉ किया है ना. I'll take this only. So I'll take this only. Okay, so हमारे पास एक beaker है. अब इस बीकर में पहले initially you had nothing, you had just water inside this beaker. Okay, now what happens is, मैं यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देता हूँ, राइट. ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है जैसे, तो उस पे कितना अपथ्रस्ट है ये फाइंड कैसे करते हैं. तो मैंने वाटर जहां तक भरा हुआ है उसके ऊपर एक छोटा सा होल कर दिया.
वहां से एक पाइप निकाल लेंगे और नीचे और एक कंटेनर रख देंगे। सो वी हैव वन मोर कंटेनर सिटिंग हियर, और ऑब्वियसली इस कंटेनर पे मार्किंग्स है क्योंकि हमको वॉल्यूम मेजर करना है। तो यू हैव मार्किंग्स ओवर हियर, दिस कंटेनर हैज मार्किंग। आपने देखा होगा अब घर पे जब कुछ कुक करते हो, उसमें अगर आपको 300 ml पानी डालना है, 200 ml पानी डालना है, तो आप एक कंटेनर लेते हो जिसमें मार्किंग होता है, तो वैसा ही कंटेनर है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब आई विल टेक दिस ऑब्जेक्ट एंड पुट इट इनसाइड। ये ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे ही वाटर में डाला, क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा एंड द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन हियर, और कंटेनर में यू विल कलेक्ट दैट वाटर। ओके, तो कंटेनर में यू विल कलेक्ट दैट वाटर। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए, हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें फाइंड करना था कि व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को वाटर में रखा है, तो वाटर उस पे जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉब्लम दो है कि आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के नीचे वेइंग मशीन नहीं रख सकते हो आप। क्यों? टू थिंग्स, एक तो वेइंग मशीन वाटरप्रूफ नहीं होता है ना, करेक्ट। दूसरा, वो वेइंग मशीन पे भी अपथ्रस्ट एक्ट होगा, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, यू कैन नॉट डू दिस। तो हम सीधी उंगली से यहाँ पे अपथ्रस्ट मेजर नहीं कर सकते, तो हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। मतलब हमने क्या किया, एक कंटेनर में लिक्विड लिया, जहां तक लिक्विड भरा है उसके जस्ट ऊपर एक होल किया, वहां से पाइप निकाल के दूसरे कंटेनर में छोड़ दिया। फिर एक ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा और एक्स्ट्रा लिक्विड सीधा कंटेनर के अंदर। ओके, नाउ इसको मैं बोलूंगा लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि पहले यहाँ पे लिक्विड प्लेस्ड था, यहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट डालने के बाद ये लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, इसलिए मैंने उसको बोला लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, तो दिस इज लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है वाटर ही, सिर्फ उसका प्लेस चेंज हो गया, रिलोकेट हो गया। ओके, नाउ ऑब्वियसली वन थिंग इज फॉर श्योर, यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा लिक्विड का, उतना ही वॉल्यूम होगा जितना वॉल्यूम इस स्फीयर का, इस ऑब्जेक्ट का है। मतलब जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है वो पानी के अंदर जाएगा, तो वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ही डिस्प्लेस करेगा। मान लो अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, तो इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालने के बाद 10 मीटर क्यूब लिक्विड ही डिस्प्लेस होगा, 20 नहीं, 5 नहीं, 13 नहीं, 10.1 भी नहीं, 10 तो 10। So that is something you need to know. This comes from basic understanding. So volume of liquid displaced will be equal to volume of the object. और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है आपको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। वो हम बाद में देखेंगे, वी डोंट नीड वॉल्यूम एज ऑफ नाउ। ओके, वो हम जब टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे तब देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट ये है, हमको फाइंड करना था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट जो फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना इसका वेट है उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स है। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ you have to find out what is weight of liquid displaced. What is weight of liquid displaced? Weight, what is weight? Mass into g. किसका mass? Liquid displaced का mass, LD, liquid displaced. What is mass? Volume into density. किसका volume? Liquid displaced का volume into density किसका? Liquid displaced का into g. But you know
कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का था उतना ही डिस्प्लेस हुआ। तो यू कैन राइट दिस एज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ये आपको मिल गया अपथ्रस्ट फोर्स। तो जब मैं अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूंगा तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। अपथ्रस्ट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड लिक्विड, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, राइट, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, क्यों? क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, हम उसका वेट मेजर कर रहे हैं। व्हाट इज अपथ्रस्ट? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज वेट? मास इनटू जी। किसका मास? लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका वॉल्यूम? लिक्विड डिस्प्लेस्ड। किसका डेंसिटी? लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ गया, और इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, तो ये याद रखना, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, यू विल नीड इट, पता होना ही चाहिए। ओके, सो नाउ लेट अस go through what is terminal velocity. Again, I will need this particular diagram. तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मुझे वापस से इस पर्टिकुलर डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। तो द आइडिया इज, हमने जब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, पहले हमने टैंक भर लिया, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। Now this object will start moving down because of gravity, है ना? The gravitational force is attracting, मतलब it is pulling the metallic sphere, object, ball downwards. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और जैसे हमने रिलीज किया उसका वेलोसिटी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो मान लो यहाँ पे जब बॉल आया होगा तो 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जब आया होगा तो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जब आया होगा तो 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जब आया तो 4 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया। अब तो उसके बाद हर जगह पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। मैं नंबर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। ओके, तो 4 मीटर पर सेकेंड सिर्फ बताने के लिए है कि 0 से स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी बढ़ते गया, एंड आफ्टर अ स्टेज वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों हुआ, वो समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए what are the forces acting on this metallic sphere when it is moving through a fluid। तो ये जो मेटालिक स्फीयर है, जो बॉल है, ये जब एक फ्लूइड से मूव हो रहा है तो देयर आर 3 फोर्सेस। ऑब्वियसली देयर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नहीं तो नीचे जाता ही नहीं। व्हाई शुड एनीथिंग गो डाउनवर्ड्स ऑन इट्स ओन? जाता ही नहीं। तो दैट इज basically, as you know, this is nothing but gravitational force. Let me denote this force by F suffix G. This is gravitational force. अभी अभी हमने देखा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ को बताता है कि there is a force in upward direction when a sphere falls through a fluid, that is viscous force which is in upward direction. अभी अभी हमने देखा स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग there is upward force of viscosity। और अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको ये भी बताया कि there is a force due to मतलब beyond force, so there is a force which is called as upthrust due to buoyancy which is given by Archimedes principle। तो यहाँ पे एक upthrust force भी है, upthrust भी है, मतलब there are 3 forces। तो हमको अगर इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, प्रेफरेबली बॉल, इनसाइड अ फ्लूइड, you drop, you release, मतलब initial velocity was 0, then the object goes on in gaining speed
and at some particular point inside the fluid, the velocity becomes constant. That velocity is called as terminal velocity. तो ये constant क्यों होता है, ये समझने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी बढ़ा क्यों। वेलोसिटी इसलिए बढ़ा क्योंकि जब हमने बॉल को रिलीज किया था तो उस केस में डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा था, मतलब डाउनवर्ड फोर्स वाज ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस, है ना, नीचे गया क्यों गया, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, दैट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपवर्ड फोर्स दो है, विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट है, राइट। तो जब तक नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जब तक जीरो नहीं होता, मतलब जब तक अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं होते, अपवर्ड मतलब अपथ्रस्ट और विस्कोसिटी ये ग्रेविटी को बैलेंस नहीं करते, जब तक बैलेंस नहीं करते तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। आप यू ऑलरेडी नो दिस, F इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब फोर्स जीरो होगा, और फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, you already know this। तो ऑब्वियसली जब तक अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस नहीं होते तब तक एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, राइट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, मतलब व्हेन, अगर नेट फोर्स के लिए जीरो डालोगे मतलब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स है Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अपवर्ड फोर्स है विस्कोसिटी का फोर्स एंड upthrust, right? Obviously you know what is force due to viscosity, 6 pi eta rb, अभी हमने देखा from Stokes law। So this comes from Stokes law, this is from Stokes law, and you know what is force due to upthrust force, मतलब basically, and you already know this is mass of liquid displaced into g. What is mass of liquid displaced? Volume of liquid displaced into density of liquid displaced into g. But volume of liquid displaced is volume of object which is falling through liquid, but in this case we have taken a sphere। तो स्पीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। दिस इज अपथ्रस्ट, इक्वेशन नंबर 3। एक चीज याद रखना, मैं इंटेंशनली V के ऊपर ऐसे दो बार दे रहा हूं, दिस इज वॉल्यूम, और यहाँ पे मैंने V के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में V के ऊपर कोई बार नहीं दिया, दिस इज वेलोसिटी। So capital V stands for volume and small v stands for velocity. This is something you need to know. Okay, ये अच्छे से पता होना चाहिए, आगे जाके कंफ्यूजन होगा, so इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दूसरा एक कंफ्यूजन होता है, sometimes students ask why to take a sphere, why can't I take cube? मैं एक बॉक्स क्यों नहीं ले सकता? देखो प्रॉब्लम ये है कि आप बॉक्स ले लो, किसी ने मना नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि जो विस्कस फोर्स हम लिख रहे हैं, मतलब ये स्टोक्स लॉ से, स्टोक्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ पे क्यूब अगर ले लेते हो तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा आपको, फिर अगर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला नहीं मिलेगा तो फिर यू कैन नॉट फाइंड द फाइनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही लेंगे, राइट, बिकॉज विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू spherical objects। okay, now and one more thing, और एक चीज आती है कि क्या ये स्फीयर हॉलो है? नो, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो मैंने इसको सॉलिड क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे रेडियस दिखाना था वहां पे अंदर, इसलिए मैंने इसको सॉलिड नहीं दिखाया। दैट इज अ सॉलिड स्फीयर, दिस इज नॉट अ हॉलो स्फीयर। ओके, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर। गुड। अब हमको विस्कस फोर्स, हमको अपथ्रस्ट मिल गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल लेते हैं।
व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अगेन वेट। वेट किसका? लेकिन इस केस में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड नहीं, इस केस में वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट स्फीयर. व्हाट इज वेट ऑफ स्फीयर? मास ऑफ स्फीयर into g. What is mass of sphere? Volume of sphere into density of sphere into g. What is volume of sphere? 4 by 3 pi r cube density of sphere into g. Be careful here again. अब thrust में density of liquid है और यहाँ पे density of that object ball which is solid ये है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 2, 3, 4 ये मैं 1 में डाल रहा हूं. एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज 4 by 3 pi r cube rho s g equal to, right? What is fv? It is 6 pi eta rv plus what is fu? It is 4 by 3 pi r cube density of liquid displaced into g. Okay, तो जो आप सबसे पहले कैंसल आउट कर पाओ उसको कैंसल आउट करो, लेकिन आई वुड want you to do it systematically. मतलब क्या? मतलब you see there is a, you can see ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं अगर in this equation 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube दो साइड दो टर्म में है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा लिखूंगा 6 pi eta rv equal to, okay, 4 by 3 pi r cube density of solid into g minus 4 by 3 pi r cube density of liquid displaced into g. So 6 pi eta rv equal to 4 by 3 pi r cube g constant, rho s minus rho ld density of liquid displaced. So pi gaya. This over here is, let us say 3 2 right? यहाँ पे एक r है, यहाँ पे r क्यूब है, तो कैंसिल करने के बाद राइट हैंड साइड पे r स्क्वायर बचेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसा v इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, वही तो चाहिए था, v इक्वल टू व्हाट? ये 3 और ये 3 नीचे 9, तो 2 by 9, ये ईटा यहाँ पे नीचे ईटा, ये एक r और यहाँ पे r क्यूब, तो r स्क्वायर बचेगा, g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ये आ गया आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन. ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इक्वेशन डिराइव हो जाता है, गुड, विद प्रैक्टिस तो हो जाता है इक्वेशन डिराइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वेशन डिराइव होने के लिए, करने के लिए नो इश्यूज एट ऑल. प्रॉब्लम होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये दोनों डेंसिटी है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स डू द अदर वे अराउंड, ऐसा लिख देते. अब आप रीजनेबली सोचो, अगर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता तो फिर वो जो बॉल है उसमें अंदर जाता ही क्यों, है ना? तो ये याद रखना कि सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड लिक्विड में फॉल हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में नहीं फॉल हो रहा. तो जिसका डेंसिटी ज्यादा वो टर्म पहले लिखा जाएगा, राइट? एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास वाटर है, वाटर में एक आयन का बॉल है, तो डेंसिटी ऑफ आयन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? यहाँ पे फ्लूइड कौन सा? वाटर. फ्लूइड कौन सा? वाटर. और एक एग्जांपल देता हूँ, बारिश हो रही है, अभी नहीं, मतलब इमेजिन, और वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट्स दे आर फॉलिंग डाउन. तो व्हाट इज हैपनिंग? वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग थ्रू एयर. यहाँ पे एयर है
तो वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग थ्रू एयर। मतलब इस केस में डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल, और जिस फ्लूइड में से वो ड्रॉपलेट फॉल हो रहा है वो एयर है, तो डेंसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस इक्वेशन, और इस केस में लिखोगे दिस इज डेंसिटी ऑफ आयन मतलब सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब एक वाटर टैंक में हमारे पास आयन बॉल है जो उसमें से मूव हो रहा है, तो बॉल इज ऑफ आयन एंड फ्लूइड इज वाटर, तो रो ion minus rho water. When it is raining, water droplets which can be assumed to be spherical in shape, they are falling through air. So density of water minus density of air. So this is what you have to know. Okay, now what we will do is हम one by one revise भी करते जाएंगे और हम लिखते भी जाएंगे, because it is an important topic. You have to know this. ये आपको पता होना ही चाहिए. So one by one. तो हमको क्या फाइंड करना है? टर्मिनल वेलोसिटी. व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड. तो ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ विथ हमने क्या लिया? हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है. तो कंसीडर a spherical object falling through a viscous fluid. विस्कस फ्लूइड नहीं बोला, मतलब फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ आप लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आपको कंपलसरी हो जाता है विस्कस मेंशन करना. नहीं तो फिर विस्कस फ्लूइड नहीं है तो ईटा 0 है, ईटा 0 है तो एफ वी विच वाज 6 पाई ईटा आर वी, ये भी 0 है. राइट, तो वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. सो कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड. फोर्सेस acting on the object are number 1. तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से, अपवर्ड कौन से, वैसे ही बोल सकते हो. तो यू कैन स्प्लिट इनटू कैटेगरी. सो फोर्सेस acting on the object in upward direction are and forces acting on the object in downward direction are, वैसे भी बोल सकते हो. It's up to you. So first of all, forces acting on the object are number 1, viscous force Fv in upward direction, ओके. दूसरा फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, बियॉन्ड फोर्स, जिसको आप अप थ्रस्ट बोलते हो. अप मतलब अपवर्ड, थ्रस्ट मतलब फोर्स. अप थ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेन. Okay, and you have third force, gravitational force or weight of object in downward direction. Okay, right. Therefore, net downward force is, resultant downward force is, net downward force is F net equal to force in downward direction minus force in upward.
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट। ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है। So this is equal, let us say, equation number 1. Okay, let us call it as equation number 1. So this is equation number 1. All right, so this is equation 1. अब ये जो net force है downward direction में, this is the force which is responsible for initial increase in the velocity. क्योंकि पहले हमने रिलीज किया था तो वेलोसिटी बढ़ते गया, बाद में जाके कांस्टेंट हुआ ना. So this force F net is responsible for initial increase in the velocity. Okay, at some stage, yeah, at some point inside the liquid, inside the fluid, upward forces, better to say, upward forces will be balanced by, or will balance downward force, that is F net equal to 0. If F net is 0, therefore you can write down, but what was F net? F net was Fg minus Fv plus Fu equal to 0. Therefore, you can write down Fg is equal to Fv plus Fu. Right. So this is what you have so far. अब जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो एट दिस स्टेज, at this point, the object attains a constant speed, attains a constant velocity, called as terminal velocity, तो इसको ही हम बोलते हैं टर्मिनल फाइनल वेलोसिटी, मतलब इससे ज्यादा अब होगा नहीं, is called as terminal velocity. Okay, so let us say equation number 2, but Fv is equal to 6 pi eta Rv. This is from Stokes law, so this comes from Stokes law. Also, upthrust Fu is nothing but weight of liquid displaced. और ये कहाँ से आया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, बुक्स में तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यू नीड टू नो कि कहाँ से आया. सो दिस इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड into G, क्योंकि weight is mg. This is equal to volume of liquid displaced into density of liquid displaced into G. This is equal to volume of object, okay, into density of liquid displaced into G. But volume of liquid displaced is 4/3 pi r cube. मैं लिक्विड, जो भी लिक्विड लिया है, वाटर होगा, केरोसिन होगा, मर्क्यूरी होगा, उसके डेंसिटी को मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा. तो सिग्मा विल स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ओके, so equation number 4, right? So I will specify here where eta क्या था, coefficient of viscosity.
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड का ही होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। दूसरा r is radius of object, then you have v as velocity of object, then you have VLD, volume of liquid displaced, equal to volume of liquid displaced, and this volume of liquid displaced will be equal to volume of object. तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल V as volume of object. So this is volume of object. तो जो आप यूज कर रहे हो हर एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि आपने क्या कहां से यूज किया है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। रो LD लिक्विड डिस्प्लेस का डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ही है यहाँ पे। ओके, देन इतना हो गया। अभी आपको हमने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कहाँ की है, अभी तक तो नहीं बोला हमने, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टू मास इंटू जी। ये m क्या है, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर फ्लो हो रहा है, दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, देयरफॉर यू विल हैव Fg इक्वल टू व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। फिर यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे रो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड के थ्रू फॉल हो रहा है। ओके, देयरफॉर Fg is equal to, but what is volume of object, 4/3 pi r cube, क्योंकि वो स्फीयर था, रो जी, इक्वेशन नंबर 5। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस। कौन कौन से इक्वेशंस, 3, 4 एंड 5, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, देखो, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू Fv विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट, और 3, 4 और 5 हमको Fv, Fu और Fg का फॉर्मूला दे रहे हैं। देयरफॉर 4/3 pi r क्यूब रो जी इक्वल टू, ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए Fg इक्वल टू Fv प्लस Fu। Fg है ये टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। Fv विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इक्वेशन नंबर 3 से आ रहा है, 6π8rv, 6π8rv प्लस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इक्वेशन नंबर 4 से आ रहा है, 4/3 pi r क्यूब सिग्मा, 4/3 pi r क्यूब सिग्मा जी। आपको कंफ्यूजन हो तो सिग्मा की जगह पे रो LD लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के नोटेशन को फॉलो कर रहा हूं, अदरवाइज आई डोंट राइट सिग्मा, आई राइट liquid displaced, and for here I write rho s, क्योंकि मुझे I don't like this kind of notations, तो आपके ऊपर है वो। Therefore you can have 6π8rv, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा, और 4/3 pi r क्यूब जी कॉमन निकलेगा, सिग्मा माइनस रो अंदर रहेगा, सॉरी रो माइनस सिग्मा अंदर रहेगा। ओके, therefore now you will have पाई तो कैंसल आउट हो गया, ओके, ये 2 जा, ये 3 जा, देयरफॉर v इक्वल टू 2/9 आ गया, 2/9, एक r और r क्यूब, तो r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। दिस इज, लेट अस से, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 is the expression for terminal velocity. Okay, so equation number 6 gives terminal velocity of the object, spherical object। अब हम
कई बार आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वेयर दे आस्क यू टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो. सो इक्वेशन 6 कैन बी रीअरेंज्ड, to find coefficient of viscosity eta. तो क्या था इक्वेशन? सिंपल सा इक्वेशन था, सिर्फ यही इक्वेशन उठाऊंगा मैं. I will take this equation. All right, so I'll take it and I will paste it over here. ये आ गया इक्वेशन. ईटा को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, v को राइट हैंड साइड में, हो गया आपका ईटा का इक्वेशन. So you can also find out coefficient of viscosity from this particular equation of terminal velocity. Okay, that's it. This is how you can find out terminal velocity. So easy था, extremely easy topic है. So we'll stop here for today and we'll continue with more topics in the next session.